जय हिंद साथियों। मैं मनोज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए चल रही हमारी महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य बेस्ड सीरीज का आज भाग 5 आपके सामने प्रस्तुत है। मित्रों, आशा है कि इस सीरीज के अन्य भाग भी आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, धान की जादुई किस्म IR8 किन किस्मों के मध्य संकरण है? ऑप्शन ए, DG बुजैन और तराई युंगचुंग के मध्य। ऑप्शन बी, DG बुजैन और पेटा के मध्य। ऑप्शन सी, TN1 और टाइप 141 के मध्य। ऑप्शन डी, टाइप 141 और TN1 के मध्य। दोस्तों, धान की जादुई किस्म, इसे ही विश्व की जादुई किस्म भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? और क्या कहा जाता है इसे? विश्व की जादुई किस्म। किसे? IR8 को ही। मित्रों, यह DG बुजैन और पेटा के मध्य क्रॉस है। किसके मध्य दोस्तों? DG बुजैन और पेटा के मध्य। पेटा कहाँ की आपकी किस्म थी? यह इंडोनेशिया की थी। इंडोनेशिया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कौन से वैज्ञानिक ने इन वैरायटियों के मध्य क्रॉस कराकर IR8 को बनाया? तो भी वैज्ञानिक का नाम था विचेल। क्या दोस्तों? विचेल। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं अन ऑप्शनों को। DG बुजैन और तराई युंगचुंग, इनके क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनी है? इनके क्रॉस से बनी है आपकी TN1। कौन सी दोस्तों? TN1, ट्राइचिंग नेटिव 1। यह क्या थी? यह धान की फर्स्ट हाइब्रिड, धान की पहली संकर, या क्या है? धान की फर्स्ट हाइब्रिड। बहुत ही महत्वपूर्ण, फर्स्ट हाइब्रिड। कब बनी थी दोस्तों? यह बनी थी आपकी 1964 में। बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक थे दोस्तों YL पिंग, युवान लोंग पिंग। कभी कभी आपसे पूछा जाता है ये कहाँ के थे, तो ये दोस्तों आपके थे ताइवान के। कहाँ के दोस्तों? ताइवान। अगर ताइवान ऑप्शन में ना आए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिर हमारा आंसर हो जाएगा चीन। क्या दोस्तों? चीन। मित्रों, देखते हैं अन ऑप्शन को। TN1 और टाइप 141 के क्रॉस से कौन सी किस्म बनी है? इनके क्रॉस से बनी है आपकी जया। कौन सी दोस्तों? जया। और जया को भारत की जादुई धान कहा जाता है। भारत का जादुई धान। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का जादुई धान भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, जादुई धान। मित्रों, देखते हैं अगला ऑप्शन। टाइप 141 और TN1 के मध्य, इससे बनती है आपकी पद्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्मा। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि धान की जादुई किस्म IR8 किन किस्मों के मध्य संकरण है या क्रॉस है? उसका सही आंसर है DG बुजैन और पेटा के मध्य, ऑप्शन बी। मुझे उम्मीद है आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने, धान की प्रथम उत्परिवर्तित बौनी या डार्क म्यूटेट किस्म है? ऑप्शन ए फाल्गुना, ऑप्शन बी मुंडगो, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी जगन्नाथ। दोस्तों, धान की प्रथम उत्परिवर्तित बौनी किस्म कौन सी है? ये आपकी है जगन्नाथ, पहली। इसके बाद कौन कौन सी बनी दोस्तों? इसके बाद आपकी प्रभावती। कौन सी? प्रभावती। और अन्य कौन सी है? शतावरी। शतावरी। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। फाल्गुना दोस्तों, यह गालमिज रोग, धान का गालमिज रोग होता है, उसके प्रति क्या है? ये रेसिस्टेंट है, प्रतिरोधी है, रेसिस्टेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला ऑप्शन। मुंडगो दोस्तों, यह ब्राउन प्लांट हॉपर BPH के प्रति क्या है? रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट। साबरमती, साबरमती में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। क्या दोस्तों? हाई रिच इन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि धान की प्रथम उत्परिवर्तित बौनी किस्म या डार्क म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ। चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 3, ओरोबैंकी खरपतवार है। ऑप्शन ए पूर्ण तना परजीवी, ऑप्शन बी अर्ध तना परजीवी, ऑप्शन सी पूर्ण जड़ परजीवी, ऑप्शन डी अर्ध जड़ परजीवी। दोस्तों, ओरोबैंकी कैसा खरपतवार है? यह पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। कैसा दोस्तों? पूर्ण जड़ परजीवी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कैसे ध्यान रखना है? आपको एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक कौन सी है? क्लॉस। क्या दोस्तों? क्लॉस। एक मिनट, CLOS। इसी प्रकार से आपको पौधा एक बना लेना है। मित्रों, जैसे ये एक आपका क्या है? पौधा है। एक लाइन खींच लेंगे आप इस प्रकार से। इस लाइन का से क्या है? ये आपका है सॉइल। क्या दोस्तों? सॉइल। और ये है आपका तना। ऊपर का भाग है तना। मिट्टी के ऊपर तना है और मिट्टी के नीचे आपकी क्या हो जाएंगी? मिट्टी के नीचे आपकी हो जाएंगी जड़ें। नीचे का भाग आपका क्या है? जड़। इसी प्रकार मित्रों, यह भाग जो है ये आपकी है सॉइल। ऊपर का भाग क्या है? ऊपर का भाग आपका है तना। क्या दोस्तों? तना। और नीचे का भाग क्या है? नीचे का भाग आपका जड़। मित्रों, अब हम आंसर सही कर लेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए पूर्ण तना परजीवी, हम ऊपर शुरुआत करेंगे। ऊपर आपका पहले पूर्ण आएगा, उसके बाद अर्ध आएगा। जैसे नीचे भी पहले पूर्ण आएगा, बाद में अर्ध आएगा। जैसे कि मित्रों ऊपर तना है तो पूर्ण तना परजीवी क्या हो जाएगा? C फॉर कसकुटा। क्या दोस्तों? C फॉर कसकुटा। कसकुटा को ही हिंदी में अमरवेल भी कहा जाता है। मित्रों, अर्धतना परजीवी L फॉर लॉरेंथस। क्या दोस्तों? लॉरेंथस, जो कि आम में लगता है। पूर्ण जड़ परजीवी आपसे पूछा गया था, नीचे है। O फॉर क्या है? O फॉर आपका ओरोबैंकी। ओरोबैंकी। अर्धजड़ परजीवी S फॉर स्ट्राइगा। इसे हिंदी में रूखड़ी भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों, आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ओरोबैंकी खरपतवार ये कौन सी फसलों में लगता है? दोस्तों, यह सोलेनेसी कुल में लगता है। किसमें दोस्तों? सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल की एक फसल है बहुत ही महत्वपूर्ण, तंबाकू। सबसे ज़्यादा ये तंबाकू में ही इसका प्रश्न पूछा जाता है। और किसमें लगता है? सरसों में। सरसों कौन से कुल का है? यह क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी का नया नाम अब क्या हो गया है? ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी कुल। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ओरोबैंकी खरपतवार कैसा है? यह आपका है पूर्ण जड़ परजीवी, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जीरो टिल सीड ड्रिल यंत्र विकसित किया गया। ऑप्शन ए पंतनगर में, ऑप्शन बी लुधियाना में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी फैजाबाद में। दोस्तों, जीरो टिल सीड ड्रिल यंत्र का विकास कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ए पंतनगर में। कहाँ दोस्तों? पंतनगर में यह विकसित किया जाता है। पंतनगर आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मित्रों, इस यंत्र का आपसे प्रयोग अगर पूछ लिया जाए कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों, जो धान होता है, धान की कटाई में, धान की कटाई के बाद जो उसकी नमी बचती है, धान की कटाई के बाद जो नमी बचती है, उस नमी का प्रयोग हम क्या करते हैं? गेहूं की बुवाई में करते हैं। किसमें दोस्तों? गेहूं की बुवाई में। वो भी कैसे? बिना जुताई के। खेत को बिना जोते इस यंत्र की सहायता से हम धान की कटाई के बाद जो नमी बचती है उसका प्रयोग गेहूं की बुवाई में करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गेहूं की बुवाई कितने सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं? दोस्तों, यह है 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर। कितना दोस्तों? 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर हम गेहूं की बुवाई करते हैं। मित्रों, हमारा प्रश्न था
जीरो टिल सीड ड्रिल यंत्र विकसित किया गया? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंतनगर में। और पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। निम्न में कौन सा फल राइबोफ्लेविन का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी बेल। दोस्तों, राइबोफ्लेविन का अन्य नाम क्या है? इसे ही कहा जाता है विटामिन B2। क्या दोस्तों? विटामिन B2 के नाम से इसे जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की मात्रा किसमें पाई जाती है? बेल में। किसमें दोस्तों? बेल में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कितनी मात्रा पाई जाती है? दोस्तों, इसकी 1191 मिलीग्राम कितने में? 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम मात्रा पाई जाती है। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। आम में कौन सी विटामिन पाई जाती है सबसे ज़्यादा? दोस्तों, आम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी विटामिन ए। कितनी? 4800 आयु। कितना दोस्तों? 4800 आयु। आयु का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनिट। मित्रों, देखते हैं अगला ऑप्शन, अमरूद। अमरूद में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी कितनी मात्रा इसकी पाई जाती है? इसकी मात्रा पाई जाती है आपकी 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। और आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाई जाती है? तो आपकी पाई जाती है बारबाडोस चेरी में, उसके बाद आंवला में। आंवला में कितनी पाई जाती है? आंवला में विटामिन सी पाई जाती है आपकी कितनी दोस्तों? 600 से 700 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि निम्न में कौन सा फल राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 का उच्चतम स्रोत है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में जिंक पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? दोस्तों, नहीं पर अंडरलाइन है, आपको उस पर ध्यान देना है, या अगर अंडरलाइन ना हो तो आपको वहां पर गोला खींच लेना है ताकि आपकी नजरों के सामने बना रहे। मित्रों, देखते हैं ऑप्शनों को। आम में लिटिल लीफ रोग, ऑप्शन बी आम में आंतरिक फलगलन रोग, ऑप्शन सी अमरूद में ब्राउजिंग रोग, ऑप्शन डी बैंगन में लिटिल लीफ रोग। मित्रों, जिंक पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आम में आंतरिक फल गलन रोग। मित्रों, फिर यह किसकी कमी से होता है? ये आपका होता है बोरोन पोषक तत्व की कमी से। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बाकी अन्य रोग जैसे आम का लिटिल लीफ रोग, यह जिंक पोषक तत्व की कमी से। अमरूद में ब्राउजिंग रोग, यह भी जिंक पोषक तत्व की कमी से। बैंगन में लिटिल लीफ रोग, यह भी जिंक पोषक तत्व की कमी से ही होता है। किसे दोस्तों? कमी से। हमारा प्रश्न था निम्न में जिंक पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आम में आंतरिक फल गलन। यह किस कमी से होता है? यह बोरॉन पोषक तत्व की कमी से होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन ए कटहल में, ऑप्शन बी लीची में, ऑप्शन सी केला में, ऑप्शन डी आम में। दोस्तों, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी यह केले में पाई जाती है। किसमें दोस्तों? केले में पाई जाती है। मित्रों, ये अनिषेक फलन होता क्या है? दोस्तों, अगर बिना निषेचन के फल बन जाए उसे क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। कैसे दोस्तों? बिना निषेचन के फल का निर्माण। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बिना निषेचन के फल का निर्माण, इसे ही हम पार्थेनोकार्पी या क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। एक प्रश्न यहाँ से और आपसे पूछा जाता है, अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है तो उसमें सीड पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? तो उसमें सीड नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए जितनी भी अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी वाली किस्में होती हैं
वो सीडलेस होती हैं। कैसी दोस्तों? सीडलेस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सीडलेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मित्रों, हमारा प्रश्न था अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी सामान्यतः पाया जाता है किसमें? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केले में। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। बीज का वास्तविक गुण या रियल वैल्यू निर्धारण किया जाता है, उसकी प्रतिशत देखते हैं। ऑप्शन शुद्धता से, ऑप्शन बी अंकुरण से, ऑप्शन सी शुद्धता एवं अंकुरण दोनों से, ऑप्शन डी शुद्धता, अंकुरण एवं बाजार मूल्य से। दोस्तों, बीज का वास्तविक गुण रियल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? उसका सही आंसर हो जाएगा बीज की शुद्धता एवं अंकुरण दोनों से। किसे दोस्तों? बीज की शुद्धता और अंकुरण दोनों से। रियल वैल्यू का आपसे सूत्र पूछा जाता है। सूत्र क्या है दोस्तों? रियल वैल्यू बराबर क्या होता है? प्योरिटी परसेंट। क्या दोस्तों? प्योरिटी परसेंट गुणा जर्मिनेशन परसेंट, जर्मिनेशन प्रतिशत बटे 100। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि बीज का वास्तविक गुण या रियल वैल्यू निर्धारण किया जाता है, उसका सही आंसर शुद्धता एवं अंकुरण दोनों से, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुप में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से अगर आपको कुछ सुझाव देना है वो भी आमंत्रित है। मित्रों, अगर आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने। प्रश्न नंबर 9, पीठ मृदा की साधारणतया क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए काली, भारी और अम्लीय, ऑप्शन बी लाल, हल्की और अम्लीय, ऑप्शन सी काली, हल्की और क्षारीय, ऑप्शन डी काली, भारी और उदासीन। दोस्तों, पीठ मृदा की विशेषता क्या है? उसका सही आंसर हो जाएगा काली, भारी और अम्लीय। कैसी दोस्तों? काली, भारी और अम्लीय। बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पीठ मृदा की प्रकृति कैसी होती है? वो कैसी होती है? अम्लीय। कैसी दोस्तों? अम्लीय होती है। एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पीठ मृदा में कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है? दोस्तों, पीठ मृदा में कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर आपका पाया जाता है 90%। कितना दोस्तों? 90%। अगर किसी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो वो कैसी हो जाती हैं? वो सारी की सारी मृदाएं आपकी अम्लीय होती हैं। कैसी दोस्तों? अम्लीय। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि पीठ मृदा की साधारणतया क्या विशेषता होती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए काली, भारी और अम्लीय। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, मृदा में कितने प्रतिशत सिलिका की मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए 27%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 5%। दोस्तों, मृदा में सिलिका की मात्रा आपकी पाई जाती है 27%। कितनी? 27% या 27% क्या पाया जाता है? सिलिका। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 46% पाई जाती है ऑक्सीजन, जो कि मिट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है। कितना? 46%। 8% आपका पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या दोस्तों? एल्यूमिनियम। और 5% आपका आयरन या Fe। मित्रों, सिलिका और ऑक्सीजन ये कैसी हैं? ये दोनों के दोनों आपकी आधात्विक हैं। आधात्विक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। आधात्विक हैं। और एल्यूमिनियम और आयरन ये कैसी हैं? आपकी धात्विक।
मित्रों, कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मृदा में कौन सा धात्विक तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो धात्विक हो जाएगा आपका कौन सा, एल्यूमिनियम। और आधात्विक तत्व पूछ लिया जाए, आधात्विक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि मृदा में कितने प्रतिशत सिलिका की मात्रा पाई जाती है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 27%। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने एसटीए का रिपीटेड प्रश्न। पहाड़ी मृदा साधारणतया होती है, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी लवणीय। दोस्तों, पहाड़ी मृदा कैसी होती हैं, ये होती हैं अम्लीय। कैसी दोस्तों, पहाड़ी मृदाएं अम्लीय होती हैं क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्या दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और पहाड़ों पर बरसात भी अच्छी होती है, बरसात भी कैसे ज़्यादा मात्रा में होती है। इस वजह से जितने भी मिनरल होते हैं, लवण होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी के साथ घुल जाते हैं और हमारी भूमि कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि पहाड़ी मृदा साधारणतः होती हैं, कैसी होती हैं, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। युद्ध क्रीड़ा हेतु मुर्गी की प्रसिद्ध नस्ल है, ऑप्शन ए कड़कनाथ, ऑप्शन बी व्हाइट लेगहॉर्न, ऑप्शन सी असील, ऑप्शन डी घाघस। दोस्तों, युद्ध क्रीड़ा के लिए सबसे अच्छी मुर्गी की नस्ल कौन सी है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असील। कौन सी दोस्तों, असील। आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। कड़कनाथ, कड़कनाथ ये आपकी कहाँ की है, ये आपकी एमपी की है। और सबसे खास बात क्या है, कड़कनाथ का मांस का रंग आपसे पूछा जाता है कि इसके मांस का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों इसके मांस का रंग होता है काला। कैसा दोस्तों, काला। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। व्हाइट लेगहॉर्न विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे, सबसे ज़्यादा अंडे देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अंडे। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कितने अंडे ये एक वर्ष में देती है। दोस्तों, यह 250 से 300 अंडे। कितने, 250 से 300 अंडे एक वर्ष में, प्रति वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा विश्व में अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है आपकी, व्हाइट लेगहॉर्न। घाघस, दोस्तों घाघस को कहा जाता है साहसी नस्ल। क्या दोस्तों, साहसी नस्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न था कि युद्ध क्रीड़ा हेतु मुर्गी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी असील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रामपुर बुशायर एक प्रसिद्ध नस्ल है, ऑप्शन ए बकरी की, ऑप्शन बी भेड़ की, ऑप्शन सी गाय की, ऑप्शन डी सूअर की। दोस्तों, रामपुर बुशायर यह भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है। किसकी दोस्तों, भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। बकरी की प्रसिद्ध नस्लें कौन कौन सी हैं दोस्तों, इसकी है सानेन, जिसे दूध की रानी कहा जाता है, सानेन। इसी के साथ साथ आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अल्पाइन। कौन सी दोस्तों, अल्पाइन। और कौन सी है, टोगन वर्ग, टोगन वर्ग। ये दोस्तों तीनों की तीनों कैसी हैं, ये आपकी तीनों की तीनों आपकी विदेशी नस्लें हैं। कैसी दोस्तों, विदेशी नस्लें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। गाय की, गाय की आपकी राजस्थान की एक है राठी। बहुत ही महत्वपूर्ण आया हुआ प्रश्न है, राठी। इसी के साथ साथ आपकी साहीवाल और देवनी, सब महत्वपूर्ण है। सुअर की, सुअर की आपकी हैम्पशायर। कौन सी, हैम्पशायर। और कौन सी दोस्तों, लार्ज व्हाइट। क्या दोस्तों, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। क्या दोस्तों, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार
पूछी जा चुकी है, लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर। इसी के साथ साथ आपकी एक और है टॉम वर्थ। कौन सी दोस्तों? टॉम वर्थ। यह किस्में काफी बार पूछी जा चुकी है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि रामपुर बुशायर एक प्रसिद्ध नस्ल है, किसकी है? ऑप्शन बी, भेड़ की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, गाय की सबसे बौनी नस्ल है? ऑप्शन ए काकरेज, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी नागौरी, ऑप्शन डी बेचूर। दोस्तों, गाय की सबसे बौनी नस्ल, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेचूर। मित्रों, यह कहाँ पाई जाती है? ये आपका दक्षिण केरल में। कहाँ दोस्तों? दक्षिण केरल में पाई जाती है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। काकरेज, दोस्तों जितनी भी गाय की नस्लें हैं उसमें सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल आपकी कौन सी है? काकरेज है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि सवाई चाल के लिए फेमस नस्ल कौन सी है गाय की? तो सवाई चाल के लिए भी आपकी काकरेज फेमस है। मित्रों, देखते हैं अगला ऑप्शन मालवी। यह आपका मालवा क्षेत्र एमपी में पाई जाती है। और कैसी है? यह आपकी है भारवाही नस्ल। कैसी दोस्तों? भारवाही नस्ल। काकरेज पूछ ली जाए तो काकरेज आपकी द्विउद्देशीय है, द्विउद्देशीय। नागौरी, दोस्तों नागौरी आपकी भारवाही किस्म है। कैसी दोस्तों? भारवाही। और देखा जाए और क्या खास बात है इसमें? यह सबसे ज़्यादा जो इसके बैल होते हैं, बैल उच्च क्वालिटी के होते हैं, उत्तम, सबसे उत्तम बैल सबसे उत्तम। इसी के साथ साथ कैसे होते हैं ये? तेज दौड़ने वाले, तेज दौड़ने वाले। प्रश्न पूछा गया है तेज दौड़ने वाले किस नस्ल के बैल होते हैं? उसका सही आंसर क्या होगा? नागौरी। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि गाय की सबसे बौनी नस्ल कौन सी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेचूर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने प्रस्तुत है। बकरी की मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए जमुनापारी, ऑप्शन बी बीटल, ऑप्शन सी ब्लैक बंगाल, ऑप्शन डी बर्बरी। दोस्तों, बकरी की मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्ल, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लैक बंगाल। कौन सी दोस्तों? ब्लैक बंगाल। और इसमें क्या खास बात है दोस्तों? इस नस्ल की खास बात है कि इसमें हाई किडिंग पाई जाती है। हाई किडिंग का मतलब क्या है? बच्चा देने की क्षमता ज़्यादा होती है। एक बार में लगभग 3 बच्चे, कहते हैं दोस्तों, एक बार में 3 बच्चे देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण। जमुनापारी, दोस्तों जमुनापारी में आपसे पूछा जाता है इसकी विशेषताएं, जैसे रोमन नाक। क्या दोस्तों? रोमन नाक, तोता मुखी मुंह। कैसा दोस्तों? तोता मुखी। और आपसे पूछा जाता है कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है जमुनापारी का? तो दोस्तों यूपी का इटावा क्षेत्र, यूपी का इटावा। बहुत ही महत्वपूर्ण। बीटल, दोस्तों इसका उत्पत्ति क्षेत्र आपका पंजाब है और यह जमुनापारी की जैसे दिखाई देती है। कैसी? जमुनापारी जैसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमुनापारी जैसी विशेषताएं भी इसमें पाई जाती हैं। बर्बरी, दोस्तों यह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ? पूर्वी अफ्रीका। वहाँ एक क्षेत्र बर्बरा वहाँ की है ये, पूर्वी अफ्रीका में। इसी के साथ साथ इसको सिटी गोट के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? सिटी गोट। और यह देखने में कैसी लगती है? हिरनी जैसी, हिरनी। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि बकरी की मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लैक बंगाल। और इसमें हाई किडिंग परसेंट भी पाया जाता है। एक बार में लगभग 3 बच्चे, कितने दोस्तों? एक बार में 3 बच्चे देने की क्षमता पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 16, निम्न में उच्च लवण सहनशील फसल है? ऑप्शन ए खरबूजा, ऑप्शन बी चुकंदर, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी मूंग। दोस्तों, उच्च लवण सहनशील फसल, उसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी चुकंदर। क्या कौन सी दोस्तों? चुकंदर। देखते हैं खरबूजा। दोस्तों जो खरबूजा जो है ये अम्लीय मृदा सहनशील है। कैसा दोस्तों? अम्लीय मृदा सहनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अम्लीय मृदा सहनशील। बाकी आपकी चुकंदर कैसी है? चुकंदर आपकी उच्च लवण सहनशील फसल है। सी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चुकंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 17, संचार का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन व्यक्तिगत संपर्क। दोस्तों संचार का सबसे प्रभावी माध्यम आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे प्रभावी माध्यम कैसा होगा? तो आपका कैसा होगा दोस्तों? व्यक्तिगत संपर्क। क्या दोस्तों? व्यक्तिगत संपर्क जो होता है आपका संचार का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिगत संपर्क। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 18, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जल कटाव की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन ए स्प्लैश, ऑप्शन बी सीट, ऑप्शन सी रिल, ऑप्शन डी गली। दोस्तों जल कटाव की प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था है आपकी स्प्लैश। कौन सी दोस्तों? स्प्लैश जो है जल कटाव की प्रथम अवस्था होती है। इसमें होता क्या है? वर्षा की बूंद जब जमीन पर गिरती हैं तो मृदा के कणों को तितर बितर कर देती हैं या हटा देती हैं, उसे ही कहा जाता है जल कटाव की प्रथम अवस्था स्प्लैश। मित्रों सीट इरोजन में जो उपजाऊ परत होती है भूमि की, उपजाऊ परत का ह्रास हो जाता है। किसका दोस्तों? उपजाऊ परत का ह्रास हो जाता है। जब उपजाऊ परत का ह्रास होता है तो इसे ही संज्ञा किसकी दी गई है? किसान की मौत की। किसान की मौत बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात है कि यह इरोजन, कौन सा? सीट इरोजन, यह दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिखाई नहीं देता है। मित्रों देखते हैं अगला ऑप्शन रिल में क्या होता है? छोटी छोटी नालियां हो जाती हैं, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं और उनके अंदर से आप पानी चला करता है। इसी का ही छोटी छोटी नालियों का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है? बड़ा रूप आपका कहलाता है गली। क्या दोस्तों? छोटी छोटी नालियां बड़ी होकर कैसी बन जाती हैं? गली ले लेती हैं। और इसी को ही, गली को ही अन्य नाम क्या है? अवनालिका। क्या दोस्तों? अवनालिका। मित्रों हमारा प्रश्न था कि जल कटाव की प्रथम अवस्था कौन सी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्प्लैश। मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सफेद बैंगन किस रोग के मरीजों के लिए लाभकारी है? ऑप्शन ए चर्म रोग, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी हृदय रोग। दोस्तों सफेद बैंगन यह मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा है। किसके लिए दोस्तों? मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अच्छा पाया जाता है। दोस्तों सफेद बैंगन कैसे दिखाई देते हैं? यह अगर पेड़ पर लगे होते हैं तो अंडे जैसे लगते हैं। कैसे? सफेद अंडे। इसीलिए जो बैंगन को हम एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। कैसे दोस्तों? एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं किसे? बैंगन के पेड़ को। मित्रों हमारा प्रश्न था कि सफेद बैंगन किस रोग के मरीजों के लिए लाभकारी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी मधुमेह। मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, जैविक खेती के घटक हैं। ऑप्शन ए कार्बनिक खादें, ऑप्शन बी जैव उर्वरक, ऑप्शन सी जैव कीटनाशी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जैविक खेती के घटक कार्बनिक खादें हैं, जैव उर्वरक हैं, जैव कीटनाशी हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि
जैविक खेती के पिता कौन है? कौन दोस्तों? जैविक खेती के पिता, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है दोस्तों? सर, पूरा नाम क्या है इनका? सर अल्बर्ट हावर्ड। और इन्हीं के एक साथी थे, उनका नाम क्या था? वार्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि जैविक खेती के घटक कौन कौन से हैं? जैविक खेती घटक कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी, अर्थात ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।